सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की ये लाइनें दिल को उतर जाती हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को क्या नज़र लग गई। कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकवादियों ने खून की होली खेली, 28 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिंदुस्तान की बात अल्लामा इकबाल ने की, उसकी कैफियत के खिलाफ, उसकी तासीर के खिलाफ शायद पहली बार धर्म पूछकर गोली मारी है आतंकवादियों ने। धर्म पूछकर, आप कौन हैं, हिंदू हैं, गोली मार दी। बहुत सारे लोग कलमा पढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसके पीछे संदेश क्या है, भारत को संदेश क्या है? भारत का जन जन इस घटना से उबल गया है, जन जन के अंदर रंजो गम है। पूरे देश में जगह जगह लोग सड़क पर निकल आए हैं। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए दुआएं की है, उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं हुई हैं। लेकिन बड़े गंभीर सवाल हैं। इसको केवल राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग कृपा करके, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसको कतई राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा का मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आज आप हमारा कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा। ये भारत में अब तक का पर्यटकों पर सबसे बड़ा हमला है। इस घटना का भारत के पर्यटन, खासतौर पर कश्मीर घाटी के पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा? धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों की आमदरफ्त बढ़ी थी। कहते हैं कि 6 गुना तक पर्यटन बढ़ गया है। पर्यटन को लेकर जो तैयारियां थी, बहुत सारे काम थे, वो किए गए। कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड मैप बनाया और उस पर काम चल रहा था। लेकिन इस खौफनाक मंजर और आतंकी हमले ने एक क्षण में ऐसा खौफ और दहशत पैदा की जो पाकिस्तान और वहाँ के जो आका हैं वो चाहते थे। ये लश्कर तैयबा का एक सहयोगी संगठन बताया गया, टीआरएस, उसने जिम्मेदारी ली है। जानबूझकर ये इस तरह के नाम बदलकर आतंकी जिम्मेदारियां लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान को विश्व मंचों पर हम कटघरे में ना खड़ा कर सकें। इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भारत की सेना, सुरक्षा बल और गृह मंत्रालय लगातार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए रणनीति बना रहा है, जवाब देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रम देश में रद्द कर दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत पूरे देश में तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के थे। प्रधानमंत्री बेहद पीड़ा में हैं, रोष में हैं और उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इस मसले पर वो प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मसले को खुद अपने हाथ में ले लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जवाब दिया जाएगा, बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि घटनाक्रम के पीछे क्या पहलगाम की बैसरम घाटी, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात है, उस पर टूरिस्ट प्लेस है, जिसे उस पर क्या जो वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा नहीं थी या सुरक्षा के आकलन में कोई चूक हुई, तभी तो लोग धर्म पूछ कर, कपड़े उतरवा कर, पहचान करके आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारा। क्या ये आतंकवाद पर एक और निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है या दुर्योग ही है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है और सजा देने की प्रक्रिया में है? क्या इस पूरे घटनाक्रम का कोई तहव्वुर राणा से संकेत है, कोई इसका कोई लिंक है? और इस प्रक्रिया के दौरान ही पाकिस्तान की सह पर इतना बड़ा आतंकी हमला होना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्या इसको भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और इस दौरान यह हमला हुआ? क्या कोई संदेश है? पिछली दफ़ा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत दौरे पर थे तो दिल्ली में दंगे हो गए थे। विपक्ष इसे इस तरीके से बता रहा है। विपक्षी नेताओं ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं कश्मीर की सुरक्षा पर। वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया जो इसके कारण नोटबंदी की गई थी, कि वो जो काला धन आतंकवाद में यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। अब तो नोटबंदी हो गई, फिर भी आतंकवाद। खैर, ये वक्त नहीं है जलीकटी कहने का। बहरहाल बात कुछ भी हो, भारत के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि अब बयान नहीं,
बदला चाहिए। हमारा है मौत की कसम दी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बयान नहीं बदला चाहिए, और इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो भी हमने रखा है कि नहीं, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब बदला चाहिए। और बदला इन सेंस में कि आतंकवाद को कुचल दीजिए, जमी दोष कर दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। ऐसा भारत ने पहले किया है, चाहे उड़ी का एयर स्ट्राइक हो। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस तरीके के काम किए हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी से इस देश की जनता को उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं, अभी एक खबर आई कि टीआरएस के कमांडर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। कुछ चीज़ इस तरह की खबरें बीच बीच में आ रही हैं। बहुत सारी बैठकें कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बार बार अमित शाह कश्मीर में थे, दिल्ली में भी अब हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल्ली की बैठकों में हैं। और वो कश्मीर का दौरा उन्होंने किया, हेलीकॉप्टर से पूरा दौरा किया, और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में सीसीएस की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत सारी इस तरीके के डेवलपमेंट हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, ये वहाँ का हवाई सर्वे की तस्वीर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सवाल उठा रहा है। जिस बैसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ कम से कम 1,500 2 हज़ार पर्यटक रोज़ रहते हैं। पहलगाम बेहद खूबसूरत जगह है। थोड़े दिनों बाद अभी जुलाई में वहीं से अमरनाथ यात्रा का वो बड़ा बेस कैंप है, वहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और इस बार तो हमने भी रजिस्ट्रेशन कराया है 6 तारीख को, मुझे भी वहाँ 6 जुलाई को पहुँचना है अमरनाथ यात्रा। तो ऐसे में अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत सारे टिकट कैंसिल हुए हैं। कश्मीर में जो घूमने लोग जाने वाले थे, गर्मियों की छुट्टियाँ वह 1,000 से ज़्यादा रेलवे के टिकट कैंसिल हुए हैं, तमाम एयर टिकट कैंसिल हुए हैं। और जो अमरनाथ यात्री हैं वो भी सोचेंगे कि भाई क्या करें जब सुरक्षा का ये हाल है। बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं कि भाई वहाँ अमरनाथ यात्री जब जाते हैं तब सुरक्षा होती है। लेकिन मेरी गले कुछ नहीं उतर रहा। एक तो सबसे खतरनाक बात है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई भारत में, ये अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है। और दूसरी बात कि वहाँ वो जिम्मेदारी किसकी थी। अब लाख बैठ के आप कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कुछ नहीं। जिन लोगों को जाना था, निर्दोष लोगों की जानें चली गई, लोग मारे गए, तमाम चीज़ें हुई। बार बार दलील दी जा रही कि मरने वालों में 3 मुसलमान भी हैं, 2 कश्मीरी हैं, एक परिवार कर्नाटक का है। अब क्या मरने वालों का भी जाति धर्म पूछा जाएगा, मारने वाले भी धर्म पूछेंगे? मेरी बहुत व्यथित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ इस तरीके की बातों को लेकर। हम सब भारतीय हैं, और जो मरने वाले थे जितने भी हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जितने भी लोग ये नुकसान हमारा हुआ, भारतीय हैं। बस इस मुद्दे पर इस तरह हमें बात करनी चाहिए, पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, और विपक्ष को सारी बातें भूल जानी चाहिए इस वक्त। सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई जिन लोगों ने हमला किया उनको इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बातें कही वो हम आपको सुना देते हैं। आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम
सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद राजनाथ सिंह सुरक्षा के मसले पर इतना गंभीर बयान दे रहे हैं। ईश्वर करे जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो। वो लोग, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के दिल पर हमला किया है, उनको कम से कम वो सज़ा मिलनी चाहिए। इस देश के तमाम उन लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, स्के न्यूज़ के मन से हाथ जोड़कर, कि कृपा करके वो काम मत कीजिए जो पाकिस्तान चाहता है, वो काम मत कीजिए जो आतंकवादी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी हैं। उनका मैंने एक ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का बहिष्कार करो, कश्मीर का जो पर्यटन है वहाँ मत जाओ घूमने। अरे यही तो चाहते हैं आतंकवादी कि मत आओ यहाँ, शेष भारत से कश्मीर कट जाए, यही चाहते हैं वो, ताकि उनकी मनमानी चलती रहे वहाँ पर और फिर भारत की सुरक्षा को, संप्रभुता को वो खतरा बन सके। कतई नहीं। 370 इसीलिए हटाई गई थी कि सारे लोग वहाँ जाएं, कारोबार करें, रहें, बहुत सारी चीज़ें करें। ठीक है, इस तरीके के खौफनाक मंजर हमें झेलने होंगे, लेकिन सुरक्षा पर सवाल तो बनता है। पूर्व के जितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए हैं, तब के मीडिया को मैंने देखा है किस तरीके से सरकारों के कपड़े उतारता रहा है मीडिया। आज भी साहस करना चाहिए मीडिया को, कम से कम सरकार को आईना दिखाने के लिए। नेहा सिंह राठौर, जानी मानी लोक गायिका, उनका भी एक बयान चर्चा में है। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटक की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछना भी चाहिए। तमाम उन जो समाज के पहरुए हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, व्यंग्यकार हैं, लोक गायक हैं, पूछते हैं, सवाल पूछना चाहिए। इसमें सत्ता प्रतिष्ठान को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। सीधे इस मसले पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बहुत ही अनुभवी अफसर रहे सुलखान सिंह जी को। बहुत स्वागत सुलखान जी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ये स्वागत का वक्त नहीं है।
मेरे जुबान से ये गलत शब्द निकला। आसिफ तौसीफ शाह पीडीपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हयात उमर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश से, हयात वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुरहान हमारे सहयोगी हैं और मौसमी के सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। चूँकि आज ये मौका नहीं है आप सबके स्वागत का, इतना रंजो गम है हम सबके दिलों में कि पूछिए मत। मेरे शब्द, मेरी जुबान साथ नहीं दे रही इस कार्यक्रम को करते हुए। मैं सुलखान सिंह जी से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। सुलखान सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल बार बार लोग इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ ये घटना हुई है, बड़े आराम से आतंकवादी घूम घूम कर लोगों का धर्म पूछ पूछ कर गोली मारते रहे, किसी के कपड़े उतरवाते रहे, तस्दीक करते रहे, ये सब चलता रहा। हमें कहीं इस तरह की खबर नहीं दिखी कि कोई सुरक्षा बलों से कोई मुठभेड़ हुई, वहाँ का जो राज्य प्रशासन है वो क्या कर रहा था, केंद्रीय सुरक्षा बल कहाँ थे। ये सवाल तो लाजमी है। सुलखान सिंह जी। जी चौहान साहब, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है वहाँ पर शायद पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में ढिलाई हो गई हो, जबकि ऐसे स्थान पे व्यवस्था होनी चाहिए थी। कश्मीर में आतंकवाद पे काफ़ी नियंत्रण जरूर हुआ है, लेकिन अभी आतंकवाद वहाँ खत्म नहीं हुआ है और आतंकवादी अब काफ़ी डिस्परेट हैं इस समय। तो इसलिए ऐसी जगहों पे व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसका भविष्य में भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा सुलखान सिंह जी, आपको क्या लगता है कि डिस्परेट होने के कारण ये घटना हुई है, या तवरुर राणा को जैसे हम अमेरिका से खींच कर यहाँ लाए उसे सजा दे रहे हैं, उसका कुछ इंटरलिंक हो सकता है इस तरीके? चूँकि आपने तो बहुत अभियानों में काम भी किया होगा इस तरीके के, क्योंकि डिस्परेशन का ये नमूना है। और क्या आपने इससे पहले सुना है धर्म पूछ कर गोली मारना? देखिए, आतंकवादी किसी तहव्वुर राणा है, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के इस तरह कदम नहीं उठाते हैं। उनका मुख्य मकसद हमेशा हर घटना में होता है कि पहली बात तो अधिकाधिक प्रचार मिले और दूसरा क्षेत्र में आतंक फैले। अगर ये मामला पॉसिबल है तो इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। अगर ये संभव हो तो अलगाववाद की बात बढ़े जी, सरकार डेस्परेट होकर के कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, इस तरह की या सांप्रदायिक घटनाएं देश में होने लगे, ये इस तरह का इनका प्रभाव होता है। मैंने ये पंजाब के आतंकवाद के समय भी देखा था जी। हमारे पड़ोसी जिले में बीसलपुर थाने के अंतर्गत जी बस रोक करके सिख आतंकवादियों ने लोगों को रोक करके और मुस्लिम्स को छोड़ दिया था, हिंदुओं को गोली मार दी थी जी। तो उन आतंकवादियों का भी ये मकसद रहता था उस समय कि इसको हिंदू मुसलमान किसी तरह से कुछ कर दें, लेकिन उस समय नेताओं के एक परिपक्वता के कारण और बड़े हिंदू संगठनों के कारण जो है वो, क्योंकि वो सिख्स को भी हिंदू का ही पार्ट मानते हैं, लिहाजा ये बात बिगड़ नहीं पाई। नहीं तो ये कई जगह इस तरह घटनाएं उन्होंने करने का प्रयास किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी निर्देशित हो रहे थे जी। तो ये भी उनका मकसद होता है, तो इसमें भी ये मकसद जरूर रहा होगा। मतलब इसका मतलब ये कि इस तरह की धर्म पूछकर पहले भी इस तरह की घटनाएं भारत में हुई हैं जो सिख आतंकवाद के दौरान। जी जी, ठीक बात है। ये इनका मकसद होता है। इनको एक्चुअली किसी से प्रेम या बात नहीं है, बात इनको ये है कि कैसे ज्यादा पैनिक फैले, कैसे ज्यादा आतंक फैले और कहीं अगर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, मतलब किसी देश के खिलाफ वो इस तरह का करते हैं ताकि वहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाए, वहाँ समस्याएं प्रॉब्लम हो जाए, आपस में कम्युनिटीज वहाँ क्लैश हो। आपको याद हो एक आरएसएस के कैंप में भी हमला हुआ था, जी, हरियाणा या पंजाब में कहीं हुआ था जी जी। उसका भी मकसद यही था कि ये इसको किसी तरह से हिंदू बनाम सिख कर दिया जाए। सिख आतंकवादी भी चाहते थे कि हिंदू बनाम सिख हो जाए, 84 टाइप का जी। तो ये इस तरह के इन लोगों के अजीब से हुआ करते थे। बेसिकली इनका मकसद एक ही जैसा होता है ये जी। इस तरह से छोटी सी घटना से बड़ा इम्पैक्ट ये लोग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई, जैसे आपने बताया कि एक विधायक जी ने बहिष्कार टाइप का बयान दिया है, इस तरह की चीजें ठीक नहीं है।
ये नितांत अपरिपक्व बातें हैं और इस पूरे देश को एक मान करके और पूरे लोगों को, सबको, हमारे भाई बहन हैं ये मान करके ही कार्रवाई करनी है। जी हर केस में मेरिट के आधार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। जी कोई घटना भले ही आतंकवादियों ने इसको हिंदू मुसलमान पूछ के गोली मारी हो, लेकिन हम इसमें मुसलमानों को दोषी बनाने लगेंगे अगर, तो हम तो उन्हीं का खेल खेल गए। आतंकवादियों ये का समझना टूल चाहिए। बने, ये ना बने, ये आपका ये संदेश ये, है। ये सभी को समझना चाहिए कि पिछले दिनों में आतंकवाद पे कंट्रोल करने में बहुत शानदार कामयाबी मिली है। जी जैसे जी नक्सलवाद को कंट्रोल करने में बहुत शानदार कामयाबी मिली है। जी तो इस तरह की चीजें हैं। पॉलिटिकल बातें अलग हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए सरकार अनावश्यक दबाव में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठाए। ठीक बात है। वो तो हम तो उन्हीं का खेल खेल जाएंगे। ठीक पासा बात है। उन्होंने फेंक दिया है, हम उसको नहीं उठाना चाहिए। हमको जो है, ठीक बात है। बहुत हमको अपने हिसाब से और सोच समझ करके जी और जी बहुत ही फोकस कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल हमारे इस काबिल हैं जी कि वो कश्मीर में बहुत जल्दी ही इसका नतीजा सामने होगा लोगों के, मुझे उम्मीद है पूरी। जी जी सुलखान सिंह जी कह रहे हैं कि काम हुआ है आतंकवाद के फ्रंट पर। कश्मीर में काफ़ी चीज़ें काबू में आई हैं, नक्सलवाद भी इस देश में कम हुआ है। तो जो सच है उसको स्वीकार करने में एक चश्मा चढ़ा के नहीं कहना चाहिए जो सच है, क्योंकि देश का मसला ही आपकी राजनीति नहीं है। तो नेताओं से भी मेरी गुजारिश है कि बहुत सोच समझ कर इस वक्त बोलें, जिससे कि देश कहीं जाने अनजाने में देश का नुकसान ना करें। बुरहान कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान लगातार पहलगाम में ही हैं, हमारे संवाद सहयोगी हैं। बुरहान, आज ताज़ा स्थिति क्या है? कोई खबर, अभी एक खबर आ रही थी कि टीआरएस के कमांडर से कोई मुठभेड़ हुई है, इसके बारे में कुछ अपडेट दें दर्शकों को। बुरहान, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो ठीक करें अपना। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद जो अभी कश्मीर के कुलगाम के टंगमरग इलाके से खबर निकल कर आ रही, जहां पे फौज और जंगजू के बीच में गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कल पहलगाम में हमला और आज कुलगामा के टंगमरग जो एक अहरबल की बात करें जो एक सियाती मुकाम है, उसी इलाके के आसपास बताया जा रहा कि इस वक्त जंगजू और फौज के दरमियान गोलियों का तबादला जो है वो फिर से शुरू हुआ है। हालांकि अभी बताना मुश्किल है कि कितने अस्करियत पसंद उस इलाके में छुपे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि फौज को एक मखसूस इत्तला मिली थी कि इलाके में जो है जंगजू की नक्ल हरकत देखी गई। उसके बाद फौज ने मुश्तरका तौर पर उस इलाके को घेरे में लिया। बताया जा रहा है कि फौज मौसरे के दौरान मुश्तबा मुकाम पे पहुंच गई तो छुपे हुए अस्करियत पसंद ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई और दोनों के बीच में गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि अभी भी गोलियों का तबादला जारी है। कितने अस्करियत पसंद इलाके में छुपे हुए अभी जो है जराये के हवाले से बताया। बुरहान, ये जो टीआरएस नाम का संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, इसका कहीं पहले कोई ये लाइट में आया है इस तरह कोई घटना? और इसका अब तक जो वहाँ के एजेंसीज हैं या सुरक्षा बल हैं, इसके बारे में मुस्तकिल कुछ पता कर पाए हैं कि ये इसका रिलेशन किन आतंकवादी संगठनों से है? आईएसआई इसके पीछे है? टीआरएफ की बात करेंगे तो ये इन्हें कश्मीर में जो है कुछ ही साल जो है वो है। हालांकि अगर हम जैश मोहम्मद की बात करेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या लश्कर तैयबा की बात करेंगे, इन्हें काफी वक्त जो है अरसा जो है वो कश्मीर में हुआ है। लेकिन टीआरएफ हाल ही में जो है एक नई तंजीम आई है और अभी बताना इनका आला कमांडर जो है वो कौन है ये तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन टीआरएफ जिस तरीके से कभी कभी जो है प्रेस नोट देती है या कभी अलग तरीके से बयान देती है या कई जगहों पे हमला है तो वो इस हमलों की जिम्मेदारियां लेती है। देखिए इनके पीछे कौन है या पाकिस्तान से जो ये इशारे पे चलते हैं ये बताना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल टीआरएफ की जानिब से या जो कल दहशतगर्दाना हमला हुआ उसपे कम से कम बताया जा रहा है कि 3 से 4 अस्करियत पसंद जो। अच्छा बुरहान, आप पहलगाम में एक छोटा सा और सवाल आपसे लेता हूँ। ये जो बात आ रही कि धर्म पूछकर, कपड़े उतार कर, तस्दीक करके आतंकवादियों ने गोलियों से लोगों को उड़ा दिया, ये तो बहुत ही खतरनाक मसला है। आप अगर धर्म पूछकर किसी को मारेंगे तो फिर बहुत ही खतरनाक, तो एक अलग तरीके का संदेश देता है। और वहाँ क्या, जहाँ पर इतने पर्यटक थे वहाँ पर सुरक्षा की क्या स्थिति थी? सुरक्षा के क्या इंतजाम थे वहाँ पर? अगर हम ये बात करें कि धर्म पूछकर जो है गोलियां चलाई गई
क्या जहाँ पे यहाँ पे एक पहलगाम का एक घोड़े वाला वो भी इसमें मारा गया, क्या उससे पूछा गया, वो तो एक मुसलमान था, उससे क्यों नहीं पूछा गया कि आप मुसलमान हो या हिंदू है? या यहाँ पे सिर्फ मुसलमान यहाँ पे कश्मीर में नहीं है बल्कि हमारे भारत के मुख्तलिफ देशों में है, जहाँ पे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो है बताया जा रहा है वहां पे भी एक मुसलमान जो यहाँ पे मारा गया इस हमले में, क्या उससे पूछा नहीं गया क्या आप मुसलमान थे? अगर यहाँ पे कल जिस तरीके से बताया गया कि पहले पूछताछ की गई कि आइडेंटिटी कार्ड चेक की गई या फिल्में बुरहान, बाकी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो पीड़ित लोग हैं, उनके घर के तो लोग गए, झूठ क्यों बोलेंगे? ये भी सवाल उठता है ना कि झूठ क्यों बोलेंगे भाई? अगर पूछा होगा तो तभी कहेंगे। कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा तो है नहीं, वो लोग उनका कोई राजनीतिक मसला तो है नहीं। यहाँ पे ये जिसका पति मरा है, जिसके पति को गोली से उड़ा दिया है, वो कह रही कि जाओ मोदी जी को बता देना। इस तरीके की बातें आई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर सईद हुसैन जो आदिल है उसको क्यों मारा गया अगर वो मुसलमान था? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है यहाँ पे झगड़ा होना चाहिए, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि कश्मीरियन, अगर हम ये कहेंगे कि जिन्होंने पूछा वो कौन से दहशतगर्द थे जिनका खुद हमें मजहब ही पता नहीं, उनका मजहब था क्या था? उनका मजहब ही कोई नहीं था, उनका क्या मजहब था आप जानते? अब एक और खबर चल रही है कि ये कहा जा रहा है कि वो शिया था इसलिए मार दिया गया। अब इतना माइन्यूट में लोग चले जा रहे हैं कि वो शिया था इसलिए मार दिया गया। बुरहान, ये भी खबरें हैं। मुंबई के थे, एक था वो मुसलमान था, वो शिया नहीं था। अब ये शिया, चलिए खैर, ये तो इन बातों का तो अंत ही नहीं है, लेकिन बहुत ही खौफनाक, बहुत ही कायराना हमला हुआ। बहुत शुक्रिया बुरहान, बहुत धन्यवाद। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद ये चर्चा कंटिन्यू रहेगी। मौत ही कसम दिरियेन ब्रेक से वापस आ गए। इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। सहगल साहब के पास जाएंगे, सहगल साहब की तरफ सीधे रुख करेंगे। सहगल साहब, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। ये पूरा जो घटनाक्रम है अब तक को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये भी कहा जा रहा है, इस तरीके के ट्रेंड भी लगातार मीडिया में है कि धर्म पूछकर गोली मार दी गई। इस तरीके की बड़ी ऐसी बातें की जा रही हैं जो बहुत डरावनी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक जो आपके जहन में कुछ बातें आई होंगी वो हमारे दर्शकों से साझा करिए कि क्या इस तरीके का, इसके पीछे क्या मकसद है और इससे एक डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में किस तरह आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए? देखो, ये पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के इस माफी का हादसे को अंजाम दिया है। ये हादसा बिल्कुल उसी माफी प्लान किया गया और उसी माफी एग्जीक्यूट किया गया जैसे मुंबई का हमला था। इसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की ISI, आर्मी और आतंकवादी। उन्होंने ऐसा टारगेट चुना या ऐसा इलाका चुना जो केवल ISI चुन सकती थी। लोकल जो आतंकी हैं या लोकल उनके वर्कर्स हैं वो इस माफी का इलाका नहीं चुन सकते। ये इलाका ऐसा था जहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, वहाँ पे जाने के लिए केवल पैदल जाना पड़ता है या खच्चरों से जाना पड़ता है और वहाँ पे कोई एस्केप रूट नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग बच सके। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जी। ये इलाका एक किस्म से ऐसा चुना गया था। और फिर इस इलाके के अंदर जब पाकिस्तानियों ने हमला किया, उनके बड़ा टाइम था, बड़ा सोच समझ कर उन्होंने हर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया, उसको कहा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप कपड़े उतारिए, हम देखना चाहेंगे आप कटुआ है कि नहीं है। फिर कहा कलाम पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप मुसलमान नहीं हो। और आइडेंटिफाई करके केवल और केवल हिंदुओं को मारा। जब कुछ औरतों ने कहा कि आपने हमारे पति को मार दिया, हमको भी मारिए, कि जाइए मोदी जी को बताइए कि ये क्या आपके साथ क्या हुआ है। तो ये बड़ी सोच समझ के उनकी प्लानिंग थी, जिसके 2 मुख्य टारगेट थे। एक जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है टूरिज्म, जिससे पूरे अवाम की जिंदगी की क्वालिटी में बहुत वृद्धि हुई है, बहुत तरक्की हुई है, उसके ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तान भुखलाया हुआ था कि इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक आ रहे हैं,
इतने बड़े पैमाने पर उन्नति हो रही है, तो मुनीर ने साफ तौर पे 5 दिन पहले कहा कि अभी कश्मीर जो है हमारे जगुलर वेन है और हम हर प्रकार से लोकल की सहायता करेंगे वहाँ के अवाम की अपने आप को हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने में। आज वो हिंदुस्तान के साथ आज़ादी नहीं चाहते, वो तो हिंदुस्तान में आज़ाद है। आज़ादी चाहते हैं पीओके के लोग, वो पाकिस्तान के जुल्मों से अलग होना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा जो हमला हुआ है बहुत बड़ा, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो डाइवर्सिटी है। रिपब्लिक डे परेड में हम बड़े शौक से कहते हैं यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी। हम अपने देश की डाइवर्सिटी को, आज उन्होंने हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को अटैक किया, रिलीजन को निकाल रखते हुए केवल और केवल हिंदुओं को मारा। इससे सारी दुनिया जो है आज हिंदुस्तान के साथ में, सारी दुनिया इस हमले को कंडेम कर रही है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर को फोन करके साफ तौर पे कहा आप जो भी फैसला लेते हैं हर प्रकार से आपके पीछे खड़े हैं। इसी माफिक पुतिन ने कहा, इसी माफिक नेतन्याहू ने कहा और दुनिया के कई प्रधानमंत्रियों ने और प्रेसिडेंट ने कहा। पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, नॉट इवन अ सिंगल देश, नॉट इवन मुस्लिम नेशन, नॉट इवन अरब नेशंस। केवल 3 नेशन जिन्होंने चुप्पी थानी हुई है। एक पाकिस्तान खुद, जिनके डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बुखलाए गए हैं, उनको मालूम है कि कोई बहुत बड़ा कदम हिंदुस्तान उठाएगा और पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो लोकल पे कार्रवाई की है। हाँ सहगल साहब, इसीलिए शायद टीआरएफ नाम के संगठन से एक छद्म रूप से जिम्मेदारी दिलवाई गई कि टीआरएफ नाम का कोई संगठन है भाई, ये बताने की कोशिश, जताने की कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तान से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है जो बात कह रहे हैं वही बात इसमें लागू भी हो रही है। देखो, पाकिस्तान ने जब मुंबई हमला किया था तो उस समय भी उन्होंने कहा था ये हम इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने कसम को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जब कसम ने साफ तौर पे कहा था मैं पाकिस्तानी नागरिक हूँ, मैं कराची में रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप का ये नाम है, मेरे गवानियों का ये नाम है, और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ गया, आइडेंटिफाई किया, तब पाकिस्तान एक्सेप्ट किया। हिंदुस्तान ने 35 डोजियर दिए, लेकिन उनके कोर्ट्स ने कहा कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हिंदुस्तान ने भी कुछ बड़ी खामियां, कमजोरियां नजर आई हैं। गलवान के बाद में हमने रोमियो फोर्स को, जिसमें 20 से 25,000 सैनिक थे, उसको शिफ्ट कर दिया लद्दाख में। पेंडेमिक के समय 3 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, जिसमें फौज की नफरी स्ट्रेंथ 2 लाख कम हो गई, जिससे सिक्योरिटी ग्रिड, जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड होता है, ये ट्रुप हैवी होता है, बहुत कमजोर हो गया सिक्योरिटी ग्रिड, खास करके वो इलाके में, जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ इलाके में, जहाँ 15 से 20 साल तक कोई। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तकरीबन 1,80,000 पद हैं वो खाली हैं हमारे यहाँ, और हमने उनको भरा नहीं। हम कई रक्षा विशेषज्ञ तो बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम रफाल खरीद लेते हैं, हम तमाम चीज़ें अफराद खरीद लेते हैं, लेकिन हम फौज में भर्ती नहीं करते इस नाम पर कि हमारे यहाँ वित्तीय संसाधन नहीं है। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये तो सरकार से पूछना चाहिए देशवासियों को कि वास्तव में 3 साल तक क्यों नहीं भर्ती किया गया। और रोमियो फोर्स हटाने के बाद में 2 चीजें बहुत बड़ी नुकसान हुआ। एक, सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर हो गया, खास करके राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा इलाके में, जहाँ पे आज सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया से हो रही है। और दूसरा जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस था, वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कायम करने के लिए कई साल लग जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है वहां पर फोर्सेस कम की गई हैं? आप कह रहे हैं कि 20-25 हजार जो सैनिक थे उनको लद्दाख शिफ्ट कर दिया गया था, वहां फोर्सेस उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और सबसे ज्यादा जो घुसपैठ है उस इलाके में होती है। सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस कम है, आपका इंटेलिजेंस ग्रिड कमजोर हो चुका है, आपकी सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कमजोर हो चुकी है, और बहुत बड़े पैमाने पर आपका इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। ये लोग पीर पंजाल के माध्यम से आए और लगभग 100 से 100 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे पहलगाम में, और ये इनके पास AK-47 थे, AK-57 थी, MI-M4 कार्बाइन वगैरह थी अमेरिका की, बड़ा सा असला वगैरह था। किसी ने इनको डिटेक्ट नहीं किया, किसी को पहचाना नहीं। हर प्रकार की सिक्योरिटी है, आर्मी की सिक्योरिटी है, IB की है, रॉक की है। अच्छा, एक बात सहगल साहब, माफी के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, फिर आप कंटिन्यू करिएगा।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार वहाँ क्या कर रही थी, राज्य सरकार की कोई सिक्योरिटी नहीं। ये देश दो तरीके से सोच रहा है, एक केंद्र के समर्थक हैं, एक राज्य के समर्थक हैं। ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की सिक्योरिटी वहाँ क्यों नहीं थी, जहाँ 2-3 हज़ार लोग पर्यटक रहते हों हमेशा, उसे कहा जाता है, दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ सिक्योरिटी के नाम पर कुछ था ही नहीं, ऐसा क्या था? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, हर जगह में एक एसएचओ होता है, और कोई भी, और जो वहाँ के नागरिक होते हैं, कोई भी फॉरेनर या कोई भी बाहरी आदमी आता है एकदम से पता लग जाता है, उसके बारे में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को या पुलिस वालों को बताते हैं। वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी थी नहीं। आमतौर पे जब टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है तो जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि पहलगाम है, गुलमर्ग है, वैष्णो माता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू के जो मंदिर है वो सोनामर्ग है, इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए जाते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाके में तैनात नहीं किया गया, जिसका बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। और अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। नहीं, क्या वहाँ राज्य सरकार वहाँ की सुरक्षा में, सहगल साहब, क्या राज्य सरकार की वहाँ कोई भूमिका बनती है क्या? जो ये जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ ये घटना हुई है, बड़ी ब्रूटल घटना है, वहाँ क्या राज्य सरकार की सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार पर? देखो, लोकल पुलिस जो है हर जगह पे कायम होती है जी। ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, एलजी भी इन्वॉल्व है, सारे के सारे इन्वॉल्व है। सबकी तरफ से सुरक्षा में कमजोरी पाई गई, इंटेलिजेंस में कमजोरी पाई गई, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। और कोई भी एजेंसी बड़ी सतर्क होती तो इनको जब पीर पंजाल से आए, इनको हर हालत में रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया जाना चाहिए था। ये वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां तक पहुंचे, कहा जाता है बड़े पैमाने पर इन्होंने रिकॉनेसेंस पहले भी की, 2 बारी या 3 बारी रिकॉनेसेंस की। फिर इनके साथ कोई लोकल आतंकवादी भी हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, जिन्होंने इनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इनको शह दी, इनको खाना पानी दिया, और हमले के बाद भी इनको सुरक्षित स्थानों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ये तरकीब बच सकते हैं। सर आप मानते हैं क्या कि ये रैकी की गई, पहले से बाकायदे देखा गया कि यहाँ फोर्स नहीं है? बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 1.5-2 घंटा वहाँ फोर्स पहुँचने में लगता है, तो क्या ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया? और एक सवाल इसी से जुड़ा मेरे मन में और है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया गया, आपने कहा मुंबई जैसा ही सबसे बड़ा हमला था, तो कहीं उसका रिटेलिएशन तो नहीं है, उसका कहीं प्रतिकार तो नहीं आपको दिख रहा, उसका बदला तो नहीं दिख रहा कहीं कुछ आपको इसमें, या उससे कुछ इंटरलिंक किया जा सकता है राणा से इस घटनाक्रम को? नहीं, उसका तो कोई बदला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो 5-6 दिन पहले एक बहुत भड़काऊ भाषण दिया, आमतौर पे उस माफी का मुल्ला लोग जब बुलाना देते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं देते। पुराने आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है ये काबिल नहीं है, इनको हटाया जाए। वो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के कुछ दिन के बाद में यह हादसा हुआ। इसमें साफ तौर पे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्लियर नजर आती है। पूरी दुनिया आज एक्सेप्ट कर रही है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान का हाथ है, और हिंदुस्तान को साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अपने जो कार्रवाई कर रही है करो, हम आपके साथ है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। जी प्लीज। हमारा शेयर FATF की लिस्ट में आ जाएगा, जो IMF के लोन है, वर्ल्ड बैंक के लोन है, उसको कैंसिल हो जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर काफी बड़ी सैंक्शन लगाएगा, और साफ तौर पे जो $300 मिलियन दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने F-16 को रिवाइव करने के लिए, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। पाकिस्तान की सहायता के लिए अगर आप देखो, चीन उनका ऑल वेदर फ्रेंड था। कहा जाता है कि हमारी रिलेशनशिप हिमालय से ऊंची है और ओशन से गहरी है, चुप्पी थाने हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि जो कार्रवाई की है पाकिस्तान ने बड़ी निंदनीय है। अगर मुंह खोलेंगे तो बहुत चाइना भी एक्सपोज होगा, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो इंटेलिजेंस के फ्रंट से अभी एक पता नहीं कितना सही है, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को भी कश्मीर का दौरा करना था, लेकिन उनका दौरा कैंसिल किया गया। तो क्या खुफिया इनपुट हमारे पास था? इस तरह के कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? देखो, अभी तो प्रधानमंत्री अगर जाए भी तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाते हैं या रक्षा मंत्री जाते हैं या अमित शाह होम मिनिस्टर जाते हैं, तो हर प्रकार की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी तैनात की जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी टाइमिंग चुनी जब JD वांस हिंदुस्तान में थे और हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे,
वो चाहते थे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में इसका उछाल हो, और वास्तव में वो उसको मिला है। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पे पाकिस्तान को कंडेम कर रहा है, जिस माफी की उसने कार्रवाई की है रिलीजन को निगाह में रखते हुए। नहीं तो अमेरिका को क्या संदेश जाता है इससे कि वेंस यहाँ पर है और यहाँ 28 लोगों को मार दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के आतंकवादी। याद होगा तो मुंबई हमले में भी 160 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें 6 अमेरिकन भी थे। यहाँ भी 26 हिंदुस्तानी थे और 2 फॉरेनर्स थे। इजराइल और इटली के नागरिक। कुछ लोग तो न्यूली मैरिड थे, कुछ लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद में सुकून हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन सुकून हासिल करने के लिए उनकी कफन वापस जा रहे हैं अपने। जी सहगल साहब एक अंतिम सवाल आपसे, मैं चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत व्यस्त हैं आप, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे देश से आवाज आ रही है सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, पाकिस्तान पे चढ़ जाओ, हमें क्या करना चाहिए? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, जो CCS मीट हो रही है बड़ी अहम मीट है। इसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। एक बार जब फैसला ले लिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी कार्रवाई करनी है, उसके बाद में टॉप सीक्रेट प्लानिंग होगी, जिसमें सिर्फ केवल 3 या 4 लोग होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कौन से टारगेट को चुनना है, कितने टारगेट को चुनना है, किस को इस्तेमाल करना है, क्या एयरफोर्स को इस्तेमाल करना है, आर्मी को करना है, या मल्टीपल अटैक्स करने हैं, या पाकिस्तान की नेवी को अरेबियन सी में अटैक करना है, पाकिस्तान के बेसिस को अटैक करना है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को अटैक करना है, लॉन्च पैड्स को करना है। ये सारे फैसले तब लिए जाएंगे जब CCS पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री द वेरी गुड लिसनर, वो सबकी बात सुनेंगे और फिर फैसला लेंगे कि कार्रवाई क्या करनी है। लेकिन कार्रवाई अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान बुखला गया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी से ही कह रहे हैं ये तो लोकल्स की कार्रवाई है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली शेप हो गया है, वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा और कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस माफी की जो उन्होंने कार्रवाई की है। टोटली निंदनीय है, बिल्कुल हमास की तरह की है। हमास ने भी घुसकर लोगों को मारा, लेकिन एक कार्रवाई उन्होंने नहीं की, लड़कियों का बलात्कार नहीं किया, बच्चों को नहीं मारा, लेडीज को नहीं मारा, क्योंकि वो उनको नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए कि अच्छा हाँ, ये क्या इसके जरिए क्या वो संदेश पहुंचाना चाहते थे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को? भारत सरकार को कहना चाहते थे कि हमारी पहुंच जबरदस्त है, आप जितने मर्जी तरीके अपना लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आतंकवाद को नहीं रोक सकते जब तक आप कश्मीर आपके हमारे हवाले नहीं करते, और कश्मीर हिंदुस्तान कभी भी उनके हवाले नहीं करेगा, और आतंकवाद के माध्यम से वो कश्मीर को हिंदुस्तान से कभी छीन नहीं सकते। बहुत बड़े पैमाने पर हमको सफलताएं मिली है। सहगल साहब, क्या हमको ये जैसे ये कहा जा रहा है, बहुत सारे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हर जगह वो कह रहे हैं ये धर्म युद्ध है, तो ये धर्म युद्ध है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ा युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा, ये इसे धर्म युद्ध कह सकते हैं? देखो, सबसे पहले कोई भी आतंकवाद कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उनको लोकल सपोर्ट ना मिले। हमको यकीन करना है कि लोकल सपोर्ट देने वाले कौन है, उनको पहचानना है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी है। इट इज टेंटामाउंट टू ट्रीजन अगेंस्ट द नेशन, उनको सजाए मौत। आज पूरा अवाम जो कश्मीर का है वो खड़ा हो गया है हिंदुस्तान में, पूरा वहाँ गुस्सा है। तो ये लोकल जो है वो आपको पहचानेंगे और इन लोगों के पास ले जाएंगे जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो बड़ा लाजमी है कि उनकी सहायता लेकर आज कश्मीर में हर प्रकार की दुकानें बंद रही हैं, हर प्रकार का बंद रहा है। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और साफ तौर पे कह रही है अभी समय आ गया तो बड़ी कार्रवाई कीजिए। महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन जो अक्सर पाकिस्तान का साथ देते थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो उन्होंने इस वक्त की कार्रवाई की है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पाकिस्तान को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं? पाकिस्तान को कि बाज आ जाओ, इससे पहले कि हम आपके टुकड़े कर दें। हम केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे अभी तक DLA को, तरीके तालिबान पाकिस्तान को, पख्तूनख्वा के लोगों को। अभी बड़ा लाजमी है कि इसके साथ साथ हम बाकी कवर्ट सपोर्ट भी दें ताकि वो कामयाब हो पाकिस्तान के टुकड़े करने। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बहुत ही देश के जाना के पाकिस्तान की ये करतूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान विश्व मंच पर पूरी तरीके
ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार साहब भी उत्तम कुमार देवनाथ साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले से हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। माफ़ी के साथ में मैं तौसीफ शाह की तरफ जाऊंगा, पीडीपी के नेता हैं। तौसीफ शाह साहब आपके साथ आ रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को कई तरीके के टोन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद है। इसे किस दृष्टिकोण से आपका दल और आप देखते हैं इसे? तौसीफ शाह सब शायद चले गए हैं। राजेंद्र गुप्ता जी की तरफ हम रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के। राजेंद्र गुप्ता जी, एक अच्छी दशा में जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये ऐसा खतरनाक और घातक आतंकी हमला है कि बहुत सारी चीज़ों पर ये बहुत किंतु परंतु जैसे सवाल खड़े कर देता है। आतंकवाद के खिलाफ एक तगड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। मेरा आप सबके आपके व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब। मैं जम्मू कश्मीर का राजौरी पुंछ खित्ते का जो बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का रहने वाला हूँ और 50 साल से ऊपर की मेरी उम्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जम्मू कश्मीर में बड़े बुरे हालात देखे। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ, चाहे वो 47 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे उसके बाद लगातार 25 से 30 साल मिलिटेंसी का देखा हो, मगर मैं मान के चलूंगा कि पिछले 2014 के बाद 2025 10-11 साल एक राहत की सांस जम्मू कश्मीर के लोगों ने ली थी। अमन चैन की एक नई सुबह उन्होंने देखी थी। अब उनके मन से डर निकला था कि आज हमारा बच्चा काम पे जाएगा तो शाम को सही सलामत वापिस आएगा। मगर मैं कहूंगा कि कल के उस हादसे ने, कल के उस मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं क्या कहूं, उस घिनौनी हरकत ने, मैं कहूंगा ये इंसानों वाली हरकत नहीं, ये जानवरों वाली, वैश्यों वाली हरकतें हैं जो उन वहां पर करके 28 लोगों को मार दिया गया। मैं कहूंगा कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैठे हुए थे वहां से, वो कह रहे थे कि वहां कोई हिंदू मुसलमान वाला इश्यू नहीं है। मैं भी मानता हूं नहीं है, मगर जो ग्राउंड पे हुआ है वो हुआ है कि उनका आई कार्ड पूछा गया है, उनका नाम पूछा गया है, बोला गया है कि ये मुस्लिम नहीं है। किसी को बोला गया है कि तुम कलमा पढ़ो, अगर तुमको कलमा आती है तो इसका मतलब हम मुस्लिम हो। ये प्रैक्टिकली वहां पे हुआ है, जिसको हम नहीं कहीं ग्राउंड पे नहीं आप ठीक कह रहे हैं। एक असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं देवनाथ चटर्जी, उन्होंने कहा कि मैं दूसरों को देखकर जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा और मैं बच गया। बाकायदे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। जी, अगर कोई मुस्लिम एरिया में रहता होगा हिंदू, उसको शायद कलमे भी आती हो, वो अगर वहां पे होता, कलमे पढ़ता तो बच जाता। मैं कहूंगा उसके बावजूद भी वहां पे एक लोकल मुस्लिम की डेथ हुई है। जब आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 28-30 लोग मरते हैं, उसमें फिर 1-2 लोग वैसा भी मरते हैं। मगर जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हुआ है, हिंदू मुस्लिम पूछ के वो वारदात हुई है। मैं अभी आपके फॉर्मर डीजीपी साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक वाक्य बताया जब पंजाब में था, इस तरह की हरकत वहां भी हुई थी, बस से उतार के किया गया था। मैं कहूंगा ये बड़ी घिनौनी हरकत है। आज जो सबसे अच्छी बात हुई वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल टोटल बंद रहा, टोटल बंद। राजौरी पुंछ जिसको हम खित्ता पीर पंचाल कहते हैं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। मैं कहूंगा कि पूरी तरह बंद रहा। कहीं कोई छोटी सी फड़ी रेहड़ी चाय का खोमचा तक जो है वो नहीं लगा। आज किसी को पीने के लिए बाजार से पानी नहीं मिला और लोगों ने अलग अलग सुबह से निकल कल से जब से हादसा हुआ तब से अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, मौन जुलूस निकाल रहे हैं, अपने अपने ढंग से हर आदमी इस चीज को कंडेम कर रहा है। इसके 2 महीने निकल के जाते हैं। एक बात यहां से निकल के पाकिस्तान जाती है, एक यहां से बात निकल के दिल्ली तक जाती है। जी, जो पाकिस्तान तक बात जाती है वो ये है कि राजौरी पुंछ का और जो पूरा जम्मू कश्मीर जिसने 25 से 30 साल मिलिटेंसी देखी, अपने कंधे पे शव ढोए, अब और शव ढोने के लिए ये एक खित्ता जो है वो तैयार नहीं है, चाहे यहाँ का हिंदू है चाहे यहाँ का मुस्लिम है।
ये तो पूरी पूरी सीधा सा सिग्नल है पाकिस्तान को, और भारत सरकार को ये सीधा सा सिग्नल है कि आप यहाँ की मिलिटेंसी खत्म करने के लिए पाकिस्तान पे कोई भी वार करेंगे, जम्मू कश्मीर पूरी तरह चट्टान की तरह दिल्ली के साथ खड़ा नजर आएगा, भारत सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा, भारत सरकार की हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग अब अपना सुख और चैन जो है वो नहीं छीनने देने चाहते। ठीक बात। इसके साथ साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात रखूंगा कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है, वो 1% है, 2% है, 5% है, मैं कहूंगा वो है। ऐसे इतने बड़े कांड कर जाना, उनको राशन मिलना, उनको रहना, उनको 200-200 किलोमीटर का सफर तय करना बड़ा नामुमकिन सा काम है। मैं कहूंगा कि हम उस OGW वर्कर जो है, जितनी देर उसको हम बिल्कुल मिलिटेंट पूरे आतंकवादी की तरह ट्रीट नहीं करते, वो भी उतना ही आतंकवादी है। जो गन लेके मार गया वही खाली आतंकवादी नहीं है, जिसने उसको रास्ता बताया, जिसने उसको खाना दिया, जिसने उसको आश्रय दिया, वो भी पूरी तरह आतंकवादी है। मैं कहूंगा उस पर भी उतने ही जोरदार ढंग से जो है वो वार करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसको पकड़ के 10 दिन 20 दिन 50 दिन के लिए अंदर करके छोड़ देते हैं, वो फिर अपने काम पे लग जाता है। उसने इतना बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल उनके घरों में बुलडोजर लग के उनकी प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद किया जाए, ताकि उनके वो ग्राउंड पे आ जाए, भीख मांगने की पोजीशन में आ जाए, फिर उनको पता चले कि आतंकवादी गतिविधियों में किस तरह हिस्सा लेते हैं। मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा वहां पे एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को बंद करने की जरूरत है। दूसरा मैं कहूंगा कि आज का जो बंद था या आज का एहतजाज था, सब ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर मैं कहूंगा कि थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट में बात करते हुए हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला साहब, उन्होंने मतलब क्या वर्ड कहे, मैं कहता हूं कितने पॉलिश्ड वे से उन्होंने कितनी गंदी बात कही है, मैं वो आप तक लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा यहां जो लोग टूरिज्म करने आते हैं ये टूरिज्म नहीं है, उन्होंने कहा ये कल्चरल इन्वेजन है। मैं कहता हूं इतने जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और जिनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने पिछले 50 साल से यहां पे सरकार चलाई, उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि ये टूरिज्म नहीं है, ये टूरिज्म नहीं है, ये कल्चरल इन्वेजन है। मैं कहता हूं ये कहीं ना कहीं OGW वर्कर की तरह काम करते हैं। जैसे वहां के सो कॉल्ड जर्नल, मैं उनको जर्नल कहते भी शर्म आती है, क्योंकि हमारे जर्नल हैं, इनको देखो तो सिर जो है शान से खड़ा हो जाता है, इनके सद्दे में सिर झुक जाता है। वो मौलवियों की भाषा बोल के कैसे बोल रहे थे कि ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। मैं कहूंगा ऐसे देश के साथ, हम ऐसे लोगों के साथ टैकल कर रहे हैं। मेरा मानना यह रहेगा, जाते जाते मैं आपकी अपनी बात रखूं, मेरा मानना यह रहेगा कि वहां से मिलिटेंट आया, यहां पे हमने मार दिया, फिर वो महीने बाद और 50 भेजेंगे, हमने 50 मार लिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मेरा मानना है जितनी देर हम वहां की मिलिट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते, जितनी देर हम वहां की मिलिट्री कैंप में ब्लीड नहीं करते, इतनी देर ये मिलिटेंसी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि मिलिट्री आराम से लोगों के बच्चों को यूज करके वो अपनी आराम से वहां पे वर्दियां पहन के यूनिफॉर्म करके ऐश की जिंदगी जी बहुत बड़ी बात है। मेरा मानना है भारत सरकार को इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि मिलिट्री कैंप में घुस के मिलिट्री कैंप को निशाना बना के, हमारी आर्मी बहुत जाबाज आर्मी है, दुनिया की जाबाज आर्मी है। मैं कहूंगा जिस दिन आर्मी हिलेगी, बच्चा बच्चा इनकी पीठ के पीछे होगा, खासकर जम्मू कश्मीर रीजन का, राजौरी पुंछ रीजन का बच्चा जो है इनके पीछे खड़ा होगा। पाकिस्तान में घुस के जो है पाकिस्तान के बहुत बड़ी बात को सब बहुत बड़ी बात। राजेंद्र गुप्ता जी आप बने रहिए, चूंकि ये कार्यक्रम अभी हम सारे मेहमानों को नहीं ले पाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर ये कार्यक्रम पहुंच चुका है, इसलिए हम इस कार्यक्रम की अवधि आधा घंटा और बढ़ाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाकी मेहमानों से भी बहुत गंभीरता से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत साधारण सा विषय नहीं है, देश का विषय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल
बोलो जुबान कैसे? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Multi Kashmir ब्रेक से लौट आए हैं सीधे रुख करेंगे हयात उमर साहब का, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब आपके पास आ रहे हैं। 2-3 बातें अभी राजेंद्र गुप्ता ने कही कि एक तो लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं और उनकी बातें ऐसी हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। आप ने क्या एक खाका अपने दिमाग में बनाया, कहाँ हम चूक हुई, हम किन बातों को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए? हयात साहब। नमस्कार दुनिया जी, और नमस्कार। हमारे सभी पैनलिस्टों को भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी कुछ हुआ है ये स्तब्ध कर देने वाला जी, और निंदा शब्द इसके लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा शब्द है निंदा। ये इतना अमानवीय जी, इतना दुर्दांत हमला था ये कि जिसके लिए मेरे पास जिसकी निंदा करने, जिसकी भर्त्सना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जी। और कल से मैं इस पूरे घटनाक्रम को बहुत नजदीक से रखे हुए हूं। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं जी। कल ये घटना करीब दोपहर के 2:30 बजे के आसपास हुई है, यानी ब्रॉड डे लाइट में जी, शाम को अंधेरे में, सुबह सुबह, जैसा आमतौर से अब तक वारदातें होती थी, किसी सुनसान इलाके में, कहीं रास्ते में रोड ब्लॉक करके, ये नहीं हुआ। ब्रॉड डे लाइट में पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर, उस स्पॉट पर जहां पे घटना के वक्त 2 से 2,500 पर्यटक मौजूद थे जी, और श्रीनगर से यह दूरी शायद सिर्फ 60 किलोमीटर की है, बहुत दूर नहीं है, हार्डली आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे का रास्ता है जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर, पूरा कश्मीर रीजन एक अशांत क्षेत्र है, और आज से नहीं है, दशकों से। तो क्या पिछले 1 साल या 2 साल में हम इतना आश्वस्त हो गए थे कि हमने सुरक्षा को लेकर के अपनी सभी चिंताएं समाप्त कर दी थी? एक यहां मिलिट्री एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं, सैन्य विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। 3 चीजें होती हैं। एक होता है इंटेलिजेंस इनपुट, दूसरा होता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, और तीसरी चीज होती है एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो मानिए कि हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी, हमारे पास कोई इनपुट नहीं था। हालांकि यह भी बड़ा सवाल ये बात है कि जब देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हों जी,
तहव्वुर रावणा का प्रत्यर्पण हुआ हो। जी। और उस समय जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत चौकन्ना और अपनी सारी आंख नाक खोल के रखना चाहिए था, तो बिल्कुल सोई पड़ी थी क्या, जिनके पास इतनी बड़ी घटना का इतना सा भी इनपुट नहीं था। अगर मान लीजिए इनपुट था, तो सिक्योरिटी को लेकर के क्या अरेंजमेंट किए गए थे, और अगर मान लीजिए ना इनपुट था ना हमारे पास सिक्योरिटी का कोई अलग से अरेंजमेंट थे, तो एक एसओपी होती है जी, तो क्या उस एसओपी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था? एक मामूली सा घर में मेला लगा होता हमारे आसपास है, होली दिवाली का, वहां भी हम ट्रैफिक के नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए 4 पुलिस वाले खड़े कर देते जी। और जैसा कि अलग अलग बयानों से, अलग अलग मीडिया की खबरों से, जिसमें खबरें कितनी है, कितनी सच है, कितनी अफवाह है, कितना दहशत है और कितनी अतिशयोक्ति और कितना तथ्य है, इसका अभी ये विषय इस पर नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे सामने है उससे ये पता लगता है कि कम से कम इस पूरी वारदात को अंजाम देने में हयात साहब, मैं रोक रहा हूं माफी के साथ में। सीसीएस की बैठक के बाद एक विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर सीधे चलते हैं। Its deepest condolences to the families and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity received from many governments around the world, which have unequally condemned this terror attack. The CCS its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terror. In the briefing to the CCS, the border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of successful holding of the elections in the Union Territory, its steady progress towards economic growth, and recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus War 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly, irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to under the SARC visa exemption scheme visas. Any S visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed. Any Pakistani national currently in India under SVES visa is to leave India. 4. These military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors in High Commission in Islamabad. These posts in the High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commission will be brought down to 30 from the present 55 through further reduction to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition, Tahawur Rana,
India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Ladies and gentlemen, with that we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. सारी बहुत बड़े निर्णय किए हैं। दूतावास को 7 दिन में खाली करना होगा। एक बहुत बड़े फैसले भारत सरकार ने सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने बहुत कठोर फैसले लिए हैं इस आतंकवादी हमले के बाद। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के जो दूतावास है सबको 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा। जो दूतावासों में जो कर्मचारियों की संख्या कम की गई है। इसी तरीके से जिन लोगों को सार्क वीजा के तहत पाकिस्तान के जितने लोग जिनको विभिन्न प्रकार के वीज़ा मिले थे उनको रद्द कर दिया गया, उनसे तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़ देने को कहा गया है। और एक तरीके से जो आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठोर फैसले कर दिए हैं, जिन फैसलों की मांग पूरा देश कर रहा था। जिस तरीके से ज़रूरत पड़ी तो भारत आतंकवादी कैंपों पर जो इनको पाकिस्तान के मिलिट्री सपोर्ट कर रही है सीमा पर, उस पर भी आक्रमण करेगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को आप अच्छी तरह जानते हैं, शाम को वहाँ परेड होती है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और तमाम जितने पाकिस्तान के जो नागरिक हैं भारत में किसी न किसी वीज़ा किसी न किसी उससे आए थे, उनको कहा गया है कि वो भारत तत्काल प्रभाव से छोड़ दे। कुल मिलाकर जो ये सीसीएस की बैठक के बाद जो तमाम वीज़ा को रद्द कर दिया गया है, सीसीएस की बैठक के बाद ये कहा गया है एक तरीके से भारत की सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान के दूतावास को खाली करने को कहा गया है। कुछ जगह कर्मचारियों की संख्या घटाई है। अटारी वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। घुसपैठ रोकने के लिए इस तरीके के बहुत कदम उठाए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़े और अहम निर्णय लिए गए हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हयात उमर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सुलखान सिंह जी की पढ़ी टिप्पणी। सुलखान जी, अभी सीसीएस की बैठक के बाद तमाम जो घोषणाएं की गई हैं पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ कठोर फैसले लिए गए हैं, इन पर आपकी टिप्पणी। सुलखान जी अनम्यूट करिए। कि जो फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं जी, ये अभी मैंने सुना और ये सभी फैसले बहुत ही प्रभावी और बड़े मैच्योर तरीके से लिए गए हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि सरकार को कोई दबाव में या हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, तो ये फैसले दूरगामी प्रभाव वाले होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं स्वागत करता हूँ इन फैसलों का। इसे तमाम सिंधु जल समझौते को लेकर, दूतावासों को खाली करने को लेकर इसको किस तरीके से ये पाकिस्तान को किस तरीके से ये जो हमारे फैसले हैं उसको किस तरीके से संदेश पहुंचाएंगे, अगर इस पर कोई रोशनी डाल सकें आप। देखिए, एक तो डिप्लोमेटिक प्रभाव इसका पड़ेगा, जो उनका दूतावास क्लोजर की बात आई है और बाकी जगह रिडक्शन की बात हुई है। जो वीज़ा निरस्त किए गए हैं पाकिस्तान के लोगों के, इसका भी उनके यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक असर पड़ेगा। और सिंधु जल समझौते का तो व्यापक आर्थिक असर पड़ेगा, जो कि मेरे विचार से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो हमें देखना चाहिए कि इसका अच्छा प्रभाव होता है और ये जल्दी ही इसमें इसका प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। अच्छा, एक अधिकारी के रूप में आप एक हाई कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील भी हैं, आप क्या इस तरीके से, जैसे अभी हम देख रहे थे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल कर रहे थे कि अमेरिका बिल्कुल खड़ा हुआ है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आप क्या इन फैसलों के बाद लग रहा है कि भारत पूरी तरीके से अब आगे बढ़ेगा, आतंकवाद पर सीधे आक्रमण करना, उरी जैसे हमले को देख रहे हैं आप?
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को विदेशों का समर्थन मिलता रहा है, अमेरिका का भी समर्थन मिलता रहा है। अमेरिका बेसिकली अमेरिका में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम का बहुत बड़ा जोर रहता है जी। तो इसलिए वो लोग जो हैं अपने यहाँ कोई ऐसी बात का समर्थन नहीं करते हैं जो कि गैर कानूनी या एक कहा जाए कि जोर जबरदस्ती वाला एक्शन हो। तो वो इन सभी कार्रवाइयों का वहाँ समर्थन मुझे मिलेगा, क्योंकि अमेरिका खुद आर्थिक सैंक्शन लगाता है दूसरे देशों पर जहाँ ऐसा होता है। और अमेरिका इस बात का भी समर्थक है कि अगर देश के सुरक्षा को खतरा है किसी देश से तो वहाँ पे वो देश हमला भी कर सकता है, और अमेरिका ने इसको किया है, उनके यहाँ इस बात का कानून बना हुआ है। तो अमेरिका इस तरह की किसी बात का समर्थन करेगा। अगर मान लीजिए कहीं आतंकवादी कैंपों में स्ट्राइक होती है या कोई ऐसी जो रियल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत सरकार अगर कोई मिलिट्री एक्शन भी लेती है जी, तो मेरे विचार से इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। जी जी जी। शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग ए वॉर, जी, युद्ध की घोषणा से पहले जितना भी टारगेटेड कोई कार्रवाई की होगी, वो चूंकि अमेरिका खुद इसको करता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अमेरिका इसका समर्थन करेगा। जी जी। हयात उमर साहब की तरफ चलते हैं। उमर साहब, एक तो पहली टिप्पणी इन फैसलों को लेकर। ये तो बहुत प्रतीक्षित फैसले हैं, और जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है, उसके पहले भी मांग उठती रही है। हो सकता है सरकार को लगता रहा हो पहले कि अभी वो सही समय नहीं आया है जब हम इस समझौते पर रोक लगाएं, और आज वो वक्त आ गया जब ये जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए कि आप आर्थिक जो हमारा संबंध है वो आतंकवाद, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हमको, अगर आप हमारे नागरिकों पर हमला करेंगे, अगर आप हमारी सॉवरेनिटी पर हमला करेंगे, अगर आप हमारी एकता पर हमला करेंगे, तो हम भी आपको हर तरह से, हर जगह पे जहां जहां संभव हो पाएगा वहां वहां चोट पहुंचाएंगे। और सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सरकार का फैसला बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जी सिंधु नदी से मिलने वाले पानी पर उनका जीवन आश्रित है। न सिर्फ खेती बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जो उनको पानी, साफ पीने का पानी चाहिए है, वो सिंधु नदी से ही मिलता है, जिसका उद्गम भारत में है। और ये समझौता दो देशों के बीच में नदी समझौता है, जिसमें कि जल बंटवारा होता है। इसमें हम कितना जल हम इस्तेमाल करेंगे, कितना जल हम आगे छोड़ेंगे जी। तो आज भारत ने ये बता दिया है कि हम आगे आपको कोई भी पानी नहीं देंगे। और जब पाकिस्तान का एक बड़ी आबादी, खास करके जो कश्मीर से लगी हुई, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पीओके, बड़ी आबादी जब हमारी इस तरह की समस्याओं जो जूझेगी, तो पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनेगा, और वो जो टेरर मॉड्यूल हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी, भले वो दिखावे के लिए करे या और किसी तरह से करे। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए वो इस पर एक्शन लेने के लिए और भारत सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होगी, और मुझे लगता है ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब बात मैं अपने वही पुराने विषय पे आ जाता हूं कि जो हमला हुआ, क्या इसको रोका जा सकता था? क्या हताहतों की संख्या कम की जा सकती थी? क्या ये हमले को ले करके हमारे पास कुछ पहले से सूचना थी? जी, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें एक एसओपी जैसी कोई चीज मुझे नहीं दिखती है, और जो आपकी बातों से और बाकी अलग अलग तरह के सोर्सेज से सूचना आ रही है, जिस तरह की वहां पे आतंकवादियों ने पूरा कार्रवाई को अंजाम दिया, जाहिर बात है कि उसमें कहीं ना कहीं आधे घंटे, पौन घंटे का समय लगा। तो इस आधे घंटे तक हम उनको किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कवर उपलब्ध नहीं करा सके, ये हमारी बहुत बड़ी विफलता है। एक भी जवाब में गोली नहीं चली, और वो अपनी वारदात करके सुरक्षित वहां से
अब मार दिए जाएं, अब उनको घेर लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो होना चाहिए भी, लेकिन उस वक्त वो वहां से सुरक्षित निकल गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विफलता है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम अपने तंत्र को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि कौन लोग थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई, इतनी बड़ी ढील हुई, जिसमें 27 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जो लोग इसको किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं जी, वो आतंकवादियों के मंसूबे पूरे कर रहे हैं। वही उनका मंसूबा था, वही वो चाह रहे थे। उनके टारगेट पर सिर्फ कश्मीर और पर्यटक नहीं थे, उनके टारगेट पर भारत, पूरा भारत था, भारत की एकता थी, भारत की संप्रभुता थी जी। और हमें इस मौके पर बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे गृह मंत्रालय से तय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की तय हो। हयात साहब मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ अभी पीके सहगल साहब जुड़े थे, जाने माने रक्षा एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये स्थान है वहां घोड़े, खच्चर या पैदल ही जाया जा सकता है। अगर कोई वारदात होती है तो फोर्स पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे लगता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ परमानेंट रहते हैं। वो इतनी खूबसूरत जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसको। वहाँ एक भी मतलब एक चिड़िया नाम की कोई फोर्सेस का, चाहे वो लोकल वहाँ का SHO हो, वहाँ के सिपाही हों, चाहे अन्य सुरक्षा बल हों, कोई एक चिड़िया तक नहीं थी सुरक्षा करने वाली। मतलब आप लापरवाही की हद देखिए। हम क्या मान लें कि वो एक सामान्य जगह है कश्मीर, और यदि वो सामान्य भी है तो 2-2.5 हज़ार लोग जहां यूं भी जमा होते हैं। हमारे यहाँ छोटे मोटे मेले लगते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, पार्टी की बैठकें होती हैं, 2,500-3,000 लोग जिसमें जमा होते हैं। वहां पर भी पुलिस, स्थानीय पुलिस से पूरी एक PSC की एक बटालियन खड़ी कर दी जाती है कि कोई अप्रिय वारदात ना होने पाए, इतनी भीड़ में भगदड़ ना मच नहीं पाई, यही सोच कर खड़ी कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको बिल्कुल निसहाय छोड़ रखा था। कश्मीर जैसी जगह पे, वैली में आप समझ सकते हैं कि इस 27 लोगों का खून जिन्होंने किया वो तो उसके दोषी ही हैं। उनको तो जो हम करेंगे वो करेंगे, उसके लिए कहीं पे कोई रोक नहीं है, कोई उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारी कहीं कोई हमसे चूक हुई है, कहीं हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? बहुत अफसोसनाक और बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जो घटना हुई है उसको लेकर के 24 घंटे से ऊपर बीत रहे हैं, कोई भी आधिकारिक बयान जो भी हमारे पास आ रहा है वो अलग अलग इनपुट से आ रहा है, अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। उसमें सच्चाई, सच, झूठ, अफवाह। ये पहला आधिकारिक बयान राजनाथ सिंह का शाम को आया। उन्होंने किसी कार्यक्रम में कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो MEE की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जिसमें कहा गया कि इतने जो सैंक्शन लगाए गए, चाहिए था कि घटना हुई कैसे, उसमें कौन लोग शामिल थे, संभावना है, इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, सरकार वहां से भी इवैक्यूएशन के लिए कर क्या रही है, पूरी बात के अभी देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी CM एक चार्टर्ड प्लेन लेके वहां पहुंच गए कश्मीर की, हमारे लोग फंसे हुए हैं। मतलब अजीब सी स्थितियां, वो लोगों को लिवाने पहुंच गए चार्टर्ड प्लेन लेके, और अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि कौन कहां फंसा हुआ है। आप सोचिए 24 घंटे हो गए और हमारे पास एक सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और एकनाथ शिंदे साहब जहाज लेकर गए कि महाराष्ट्र के लोगों को मैं निकालने जा रहा हूं। अजीब माहौल बना हुआ है। किससे सवाल पूछा जाए? लग भी रहा है कि क्या कोई सरकार जैसी चीज वहां मौजूद है जिससे कि हम जवाब भी तलब कर सकते हैं। राज्य सरकार की भूमिका नगण्य, केंद्र सरकार के लोग वहाँ कहाँ। और अभी डिफेंस एक्सपर्ट ज़्यादातर कह रहे हैं कि भाई वहाँ 20-25 हज़ार सैनिक वहाँ से लद्दाख भेज दिए गए, जो उस एरिया में जहाँ घुसपैठ होती वहाँ वो रहते थे, लगातार वो निगरानी रखते थे। तो ये सब चीज़ें तो हैं, ये चीज़ें खुलकर आ रही हैं धीरे धीरे करके। सरकार को इसको तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बुला ली है बैठक में कल बुला ली है, इस घटना बुला ली है कल। और इस घटना को लेकर के जो हालात पैदा हुए उनके ऊपर एक अपना
पक्ष अपना पूरा स्टैंड रखना चाहिए, बयान रखना चाहिए, और इसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो घटना को लेकर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं उन पर रोक लगे और एक स्पष्ट पिक्चर, एक साफ पिक्चर हमारे सामने आए और हमें पता चले कि हमारी सरकार का स्टैंड क्या है और हम क्या इसमें एक्शन लेने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारा और हमारी ये अपील भी होगी कि इस घड़ी में हमें राष्ट्र के साथ एकजुट होकर के खड़े रहना चाहिए। ठीक बात है। सुलखान सिंह साहब, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी इस कार्यक्रम की। जी, एक अंतिम टिप्पणी कि अब हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। आप भी एक सुपर कॉप रहे हैं, किस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये बड़े अप्रोप्रिएट कदम हैं और अब इनको जो पहले भी जो वहाँ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जम्मू एंड कश्मीर में हो रही थी, काफ़ी हद तक फोकस्ड और टारगेटेड कार्रवाई थी, उसके रिजल्ट भी जैसे अच्छे रहे हैं। ये कार्रवाई इनको इसी तरह से आगे बढ़ाए रखना चाहिए और अगर कोई ऐसे संसाधनों की या कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है वहाँ लोकल पुलिस को, तो वो उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे आतंकवादियों के कहीं से बाहर से प्रत्यर्पण करना है या कहीं बॉर्डर में कुछ कार्रवाई करनी है, तो इसमें पूरी सहायता मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी दी जाती होगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है, तो वो लोग कर रहे होंगे। और आतंकवादियों के खिलाफ तो ये कार्रवाई जैसी हो रही थी उसको उसी पिच पे बढ़ाए रखना चाहिए और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल कदम जो उठाए हैं सरकार ने, ये भी स्वागत योग्य है। देशवासियों को एक छोटा सा संदेश अंतिम। देशवासियों को मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही संदेश है। पहली बात तो जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, विधायक, सांसद या अन्य पार्टी के लोग हैं, उनको किसी तरह से कोई ऐसी चर्चा कि जो जम्मू कश्मीर को आइसोलेट करे या हिंदू मुसलमान की कोई बात ऐसी पैदा करे, ये नहीं करनी चाहिए। ये बातें देश की एकता और समाज की एकता के लिए अच्छी नहीं होती हैं। समाज को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जहाँ एक दूसरे देश से प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है वहाँ ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है, तो इसलिए ये भी नहीं एक अभियान चल जाना चाहिए कि लोग जो है पुलिस के खून के प्यासे हो जाएं कि साहब किसी न किसी को सजा मिलनी ही चाहिए। हर चूक का कोई आपराधिक जिम्मेदारी हो ये आवश्यक नहीं होता है। जिसने भी ऐसे क्षेत्रों में पुलिसिंग किया है वो जानता है कि सारी संभावनाओं के बाद भी, सारी तैयारियों के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल रह जाता है जिसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुलखान सिंह साहब, बहुत शुक्रिया हाज साहब, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कठोर और बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सबसे बड़ा कदम है सिंधु जल समझौते को ख़त्म कर देना, उसे रद्द कर देना। बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, बहुत सारे आदेश निर्देश हुए हैं। अब जिन कदम को बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि उठाए जाने चाहिए, प्रधानमंत्री ने उठा लिए हैं और ये कोई बात नहीं हुई कि हम आपको दाना पानी दें और आप हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारें। शर्मनाक।